Now, let's further continue. मैंने मेरे लेक्चर के पहले पार्ट में फोटॉन्स के बारे में ढेर सारी बात बताई। फिर लेक्चर का दूसरा पार्ट भी ओवर हो चुका है जिसमें मैंने फोटोसेंसिटाइजेशन बताया। अब मेरा लेक्चर का तीसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैं आपको समझा रहा हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। देखिए, यह कोई इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। इस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में यह एक प्लेट and this plate coated with a photosensitive material, सोडियम पोटेशियम या सीशियम से कोटिंग करी हुई है। इसके सामने यह एक दूसरी प्लेट है, मैं इसे इन दोनों प्लेट को एमीटर के थ्रू शॉर्ट कर देता हूं। सबसे पहले एमीटर मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं जिससे कि सर्किट में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, कोई करंट फ्लो हुआ तो वह दिखेगा। दिस इज इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। कोई बहुत बड़ी ट्यूब नहीं होती है, यहां 2, 4 या 5 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है। छोटी सी ट्यूब 2, 4 या 5 सेंटीमीटर। इसमें इधर एक मेटल की प्लेट होती है, कॉपर या एल्यूमिनियम की प्लेट, और उस कॉपर एल्यूमिनियम की प्लेट के ऊपर हमने फोटोसेंसिटिव मेटल कोटिंग कर दिया, और इधर सामने कॉपर एल्यूमिनियम की एक प्लेट रख दी, और एक्सटर्नल सर्किट से हम किसी भी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। हम इस ट्यूब को डार्क में रखें, कोई फोटॉन्स नहीं है, कोई लाइट सोर्स नहीं है, किसी तरह का कोई फिनोमेना आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। एमीटर में आपको कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, एमीटर में कोई करंट दिखाई नहीं देगा। नाउ यू स्विच ऑन अ लाइट सोर्स। आप एक लाइट सोर्स स्विच ऑन करते हैं। उस लाइट सोर्स से फोटॉन्स आ रहे हैं, दे हैव गॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू। Now what happens? First of all, we need to ensure that the frequency of incident photons must be greater than threshold frequency or critical frequency. यदि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई, यदि फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से कम हुई, तो एनीवे वहां पर कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होगा, कोई फोटोसेंसिटाइजेशन ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि इंसिडेंट फोटॉन्स के पास वर्क फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए भी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी। इस तरह से photons टकराते हैं। These photons have got frequency greater than critical frequency. Photons have got energy greater than work function. Definitely,
इसकी एफिशिएंसी 0 से 10% के रेंज में है। लेट्स एज्यूम द एफिशिएंसी ऑफ फिनोमेना इज 10% and we are incidenting 1 lakh photons per second। हम ऐसा एक डेटा एज्यूम कर लेते हैं, ऑल्दो 1 लाख फोटॉन तो कुछ भी नहीं होता है, 1 सेकेंड में वहां करोड़ों अरबों फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे। मगर बात को समझने के लिए हम कुछ ऐसी सिचुएशन एज्यूम कर लेते हैं कि वहां पर 1 लाख फोटॉन्स पर सेकेंड इंसिडेंट करे जा रहे हैं और इस फिनोमेना की एफिशिएंसी 10% है। जब 1 लाख फोटॉन पर सेकेंड इंसिडेंट होंगे तो हर सेकेंड वहां फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। हर सेकेंड वहां पर 10,000 फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड वहां पर एमिट होंगे। और इस प्लेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यह प्लेट जो पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ गई है, जिस पर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर बाहर चले गए, जिस वजह से उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, यह प्लेट इन इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा खींचती है। यह सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हुए अधिकतर फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो दोबारा इस प्लेट में चले भी जाएंगे। यह कहिए कि 9,500, 10,000 में से 9,500, 95% जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा इस प्लेट पर चले जाएंगे। मगर कुछ 500 फोटो इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है और जिनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी अप्रोप्रिएट है। वह 500 फोटो इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट तक पहुंचने में सफल हो जाएंगे और वह सामने वाली प्लेट से टकराएंगे। ऐसे फोटो इलेक्ट्रॉन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मगर फिर भी कुछ है, 10,000 में से 500 फोटो इलेक्ट्रॉन ऐसे रहे। अब जरा सोचिए, हर सेकेंड 10,000 फोटो इलेक्ट्रॉन, 10,000 सरफेस इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहे, सरफेस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स में हर सेकेंड में 10,000। तो हर सेकेंड में 10,000 फोटो इलेक्ट्रॉन को ही दोबारा सरफेस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होना होगा। यह डायनामिक इक्विलिब्रियम तो रहेगा। नौ 9,500 फोटो इलेक्ट्रॉन तो जैसे एमिट हुए थे वैसे ही वह लौट के इस प्लेट में चलेगा, मगर 500 फोटो इलेक्ट्रॉन जो सामने वाली प्लेट तक पहुंच चुके हैं। अब जरा सोचिए, इन फोटो इलेक्ट्रॉन को भी दोबारा इस प्लेट तक पहुंचना है, मगर इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास दोबारा इस प्लेट तक पहुंचने के लिए अब दो रास्ते। एक तो जैसे वहां आए थे इवैक्यूएटेड स्पेस से, वैक्यूम से, बिल्कुल वैसे के वैसे ही लौटते जाए, और दूसरा इनके लिए एक और रास्ता बन चुका है, दैट इज अब वह दोबारा वापस लौटने के बजाय आगे और बढ़ते चले जाए और इस इलेक्ट्रिक वायर से होते हुए, इस एमीटर से होते हुए अब इस प्लेट के पीछे से एंट्री करे। यदि इलेक्ट्रॉन के पास एक से दूसरी जगह जाने के लिए दो रास्ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा वह रास्ता एडॉप्ट करता है जिसमें उसको मिनिमम रेजिस्टेंस मिले, जिस पाथ का मैक्सिमम कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रॉन उसी रास्ते से जाएगा। दोबारा यदि वह इस रास्ते से लौटने की कोशिश करता है, दिस पाथ हैव गॉट इनफाइनाइट
resistance, vacuum है यह, while this path have got minimum resistance. एक बार इलेक्ट्रॉन यदि सामने वाली प्लेट तक पहुंच गया तो वह इलेक्ट्रॉन दोबारा ऐसे लौटने के बजाय फिर वो हमेशा इस तरह से जाना पसंद करेगा। अब यह फिनोमेना वहां पर कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। हर सेकंड में 1,00,000 फोटॉन वहां पर टकराएंगे, क्योंकि लाइट है तो कंटिन्यूअसली इंसिडेंटेड है। हर सेकंड में 1,00,000 फोटॉन के टकराने से और फिनोमेना की एफिशिएंसी 10% होने से हर सेकंड में 10,000 फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट भी होंगे। हर सेकंड में जब 10,000 फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो यह फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रॉन would be greater than equal to 0 and less than equal to the maximum value. अलग अलग फोटो इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी है। कोई फोटो इलेक्ट्रॉन बिना किसी कोलिजन के बाहर आया है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला होगा, और कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे जो ढेर सारे कोलिजन करने के बाद बाहर तो आ गए मगर बाहर आने के बाद उनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0 हुई। तो जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वैल्यू के रेंज में होगी। एग्जैक्टली क्या काइनेटिक एनर्जी है ये नहीं बता सकते, ये जरूर बता सकते हो कि 0 से कम नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, और इस मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होगी, इसके बीच में ही कहीं होगी। हर सेकंड में 10,000 फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। इन 10,000 फोटो इलेक्ट्रॉन में से अधिकतर फोटो इलेक्ट्रॉन तो दोबारा इसमें चले जा रहे हैं। वह फोटो इलेक्ट्रॉन जिनके पास एनर्जी कम है, वह फोटो इलेक्ट्रॉन जिनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी अप्रोप्रिएट नहीं है, वह सभी फोटो इलेक्ट्रॉन तो दोबारा यह प्लेट खींच लेगी कूलम्बिक फोर्स की वजह से। मगर कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा नहीं होंगे, 10,000 में से कुछ 500 फोटो इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकते हैं जो हर सेकंड में सामने वाली प्लेट तक पहुंचे। और हर सेकंड में यदि 500 फोटो इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट तक पहुंचे तो ये 500 फोटो इलेक्ट्रॉन हमेशा इस रास्ते से लौट के आएंगे। हर सेकंड में जब 500 फोटो इलेक्ट्रॉन इस तरह से लौट रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन के मोशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सर्किट में करंट दिखने लगेगा। इस करंट को हम I0 से डिनोट करते हैं। This effect is termed as photoelectric effect. ये जो इफेक्ट हमें दिख रहा है, एमीटर में हमें डिफ्लेक्शन दिखने लगेगा, करंट दिखने लगेगा, इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। दिस ट्यूब इज टर्म्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब और फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब या फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। This I0 is termed as photoelectric current, the current contributed by photoelectrons. This is photoelectric current, the current contributed by photoelectrons, and this effect is termed as photoelectric effect. In this photoelectric tube, this plate, this photosensitive plate which is emitting electrons, this plate is termed as cathode plate or emitter plate. इसको हम कैथोड प्लेट कहते हैं या एमिटर प्लेट कहते हैं। कोई सी भी प्लेट जो इलेक्ट्रॉन एमिट करे वह कैथोड प्लेट कहलाती है, और चूंकि वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रही है इसलिए एमिटर प्लेट।
while this plate which is collecting the electron, ये जो प्लेट है जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है, this is termed as एनोड प्लेट और द कलेक्टर प्लेट. इसे हम या तो एनोड प्लेट कहेंगे या फिर कलेक्टर प्लेट कहेंगे. और इस फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यह जो हमें करंट दिखाई दे रहा है, हमने सेल में किसी तरह का कोई पोटेंशियल का सोर्स नहीं लगाया है. बिना पोटेंशियल का सोर्स लगाए सिर्फ फोटॉन्स के इंसिडेंट कर देने से ही सर्किट के अंदर करंट दिखाई देने लगा. जब तक फोटॉन्स इंसिडेंट करे जा रहे हैं तब तक करंट दिखेगा, और जब फोटॉन्स को इंसिडेंट करना बंद कर दिया तो करंट हमें नहीं दिखेगा. दिस I naught current is termed as leakage photoelectric current. This is leakage photoelectric current. ये करंट कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है. It's always in माइक्रो एम्पियर्स. काफी कम करंट होता है, इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यह करंट माइक्रो एम्पियर्स के रेंज में होता है. दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमें बड़े डिटेल में, बड़े एलाबोरेट में समझना है. इस फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब को हम सर्किट में दो मोड में कनेक्ट कर सकते हैं. एक तो मोड ऑफ कनेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब. एक तो फॉरवर्ड बायस्ड मोड, एक तो फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा होगा रिवर्स बायसिंग. फॉरवर्ड बायसिंग में हम देखेंगे करंट इंक्रीसेस विथ पोटेंशियल, और रिवर्स बायसिंग में हम देखेंगे करंट डिक्रीसेस विथ पोटेंशियल. मैं इन दोनों मोड को कनेक्ट करके बताऊंगा और पूरे सर्किट के बिहेवियर को समझाऊंगा. देखिए, once again
मैं सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब बना रहा हूं, दिस इज अ फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब, और दोनों प्लेट के अक्रॉस मैंने एक वोल्ट मीटर सबसे पहले कनेक्ट कर दिया इन ऑर्डर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू प्लेट्स। और अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा मोड ऑफ करेक्शन को देखिएगा खासतौर, मैं फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब के कैथोड को मैं बैटरी के कैथोड से कनेक्ट करता हूं। एक एक्सटर्नल डीसी बैटरी लगाई है और बैटरी के कैथोड से मैंने फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब के कैथोड को कनेक्ट कर दिया, एंड दिस बैटरी वुड डिलीवर वेरिएबल पोटेंशियल इन द रेंज ऑफ 0 volt to 12 volt. Now observe this circuit. इस सर्किट को सबसे पहले ध्यान से देखें। फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब को मैंने इधर कैथोड प्लेट बनाई, इधर एनोड प्लेट बनाई, और कैथोड प्लेट वहां होती है जिस पर फोटो सेंसिटिव मेटल कोटेड होता है, जिस पर फोटो सेंसिटिव मेटल कोटेड है, दैट इज कैथोड प्लेट और एमिटर प्लेट। और सामने वाली जो प्लेट है जिस पर कोई फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट नहीं है, जो कॉपर या एल्यूमिनियम की प्लेट है, यह एनोड प्लेट या कलेक्टर प्लेट कहलाती है। इन दोनों प्लेट को मैंने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। दिस वोल्ट मीटर वुड रीड व्हाटएवर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू प्लेट्स। दोनों प्लेट के अक्रॉस जो भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस वोल्ट मीटर से रीड हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब के कैथोड को मैंने बैटरी के कैथोड से कनेक्ट करा। This is the negative polarity of the battery, and this is the positive polarity of the battery, the anode, और इसके एनोड को मैंने एनोड से कनेक्ट करा। यहां पर मैंने एक एमीटर लगा दिया है। सर्किट में किसी भी तरह का करंट होगा तो एमीटर से रीड होगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सेटअप इज केप्ट इन डार्क। यह सेटअप पूरी तरह से डार्क में रखा हुआ है, वहां पर किसी तरह का कोई लाइट सोर्स नहीं है, कोई फोटॉन्स नहीं इंसिडेंट हो रहे। ये बैटरी के ऊपर मैंने एरो लगाया। व्हाट डू दिस एरो मीन? द एरो मीन्स दैट दिस सेटअप वुड डिलीवर वेरिएबल पोटेंशियल। दैट वेरिएबल पोटेंशियल वुड बी वेरिड इन द रेंज ऑफ 0 to 12 वोल्ट। यह वेरिएबल पोटेंशियल कैसे मिल सकता है? मैं उस सर्किट को बना देता हूं, दिखा देता हूं, देख लो, उसको बार बार नहीं बनाऊंगा। दिस इज हाउ वी ड्रॉ वेरिएबल पोटेंशियल। हम इस तरह से 12 वोल्ट की बैटरी को एक रियोस्टेट से कनेक्ट कर दें और फिर इस तरह से पोटेंशियल ले लें। यदि हमने रियोस्टेट को इधर लाए तो 0 वोल्ट मिल जाएगा, और यदि हम इसे इधर ले आए तो हमें पूरा 12 वोल्ट मिल जाएगा। इसको इधर मूव करने से 12 वोल्ट, इधर मूव करने से पोटेंशियल कम होता जाएगा। दिस सर्किट, इसे हम वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स के रूप में डिनोट कर सकते हैं। जितना रियोस्टेट इधर से उधर करेंगे उतना अधिक पोटेंशियल हमको सर्किट पे मिलेगा। अब मैंने यह पूरा सेटअप डार्क में रखा हुआ है। अब इस पूरे सेटअप को डार्क में रख के मैं पहले बैटरी से पोटेंशियल 0 वोल्ट देता हूं,
तो वोल्ट मीटर रीडिंग 0 वोल्ट होएगा, एमीटर रीडिंग भी 0 वोल्ट। मैंने इस बैटरी वेरिएबल बैटरी से मैंने 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया। जब मैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दूंगा, वोल्ट मीटर में रीडिंग 1 वोल्ट हो जाएगी, मगर एमीटर में कोई रीडिंग नहीं होगी। एमीटर में कोई रीडिंग नहीं होना मतलब वहां पर कोई करंट नहीं होगा। जब आपने 1 वोल्ट पोटेंशियल लगाया, मैं इसको बढ़ा के 2 वोल्ट कर देता हूं, वोल्ट मीटर रीडिंग 2 वोल्ट हो जाएगी, एमीटर रीडिंग अभी भी 0 वोल्ट रहेगी। एमीटर रीडिंग 0 वोल्ट होना मतलब कि वहां सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, जबकि दोनों प्लेट के अक्रॉस 2 वोल्ट का पोटेंशियल लगा हुआ है। ओपन सर्किट है, करंट कैसे फ्लो होगा? आप इसको बढ़ा के 3 वोल्ट कर दीजिए, बढ़ा के 4 वोल्ट कर दीजिए, बढ़ा के 5 वोल्ट कर दीजिए, आपको वोल्ट मीटर के अक्रॉस 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट रीडिंग मिलेगी, क्योंकि दोनों प्लेट के अक्रॉस उतनी पोटेंशियल है। और एमीटर में करंट 0 ही रहेगा। आप इसको बढ़ा के 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक ले जाओ, पूरा पोटेंशियल को 0 वोल्ट से 12 वोल्ट तक कर दो। जितना आप पोटेंशियल को बढ़ाते जाओगे, वोल्ट मीटर में रीडिंग बढ़ती जाएगी, 0 से 12 वोल्ट तक जाएगी, जिसका मतलब है कि दोनों प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ रहा है, 0 वोल्ट से 12 वोल्ट तक बढ़ रहा है, मगर एमीटर रीडिंग 0 ही रहेगी। इसका मतलब है कि सर्किट में कोई करंट नहीं होगा, कोई करंट नहीं है। यह एक्सपेरिमेंट मैंने इसलिए करके देख लिया, इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से मैंने यह कंक्लूड कर लिया है कि आगे जो भी कुछ मैं ऑब्जर्व करूंगा, उसकी वजह ये बैटरी का पोटेंशियल नहीं है। बैटरी का पोटेंशियल यदि वजह होती तो डार्क में भी वो करंट दिखता। अब इस सर्किट में करंट दिखेगा, और वह जो करंट दिख रहा है उसकी वजह यह बैटरी नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, अभी तक तो ये डार्क में रखा हुआ था सेटअप, अब मैं लाइट सोर्स को ऑन कर देता हूं। जो बल्ब है वह ऑन कर देता हूं, और लाइट सोर्स ऑन करने से इधर फोटॉन्स आकर टकराने लगे, फोटॉन्स जिनकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू एंश्योर कि इंसिडेंट फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। यदि फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो एनीवे कोई फोटोसेंसिटाइजेशन नहीं होता। अब मान लीजिए 1,00,000 फोटॉन्स पर सेकेंड टकरा रहे हैं, और इस फिनोमेना की एफिशिएंसी 10% है। एफिशिएंसी 10% है। पहले वाली ही सिचुएशन, क्या होगा इस केस में? हर सेकेंड में यदि 1,00,000 फोटॉन टकरा रहे हैं तो हर सेकेंड में वहां पर 10,000 फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और वहां ट्यूब के अंदर यह 10,000 फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड रैंडम मोशन करते रहेंगे।